तो तुम नाकाम रही। निक्की के कॉल वसूल न करने पर पाशा उसकी कोठी पर ही पहुंच गया था। उसके सामने बैठते हुए बगैर किसी तमहीद के उसने पहला फिक्रा यही कहा था। दिमाग में झूठ को तरतीब देती निग्गी ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? उसने निग्गी के इस्तफसार को कोई अहमियत नहीं दी थी। क्या कह रहा था दादा? वो बोली, कुछ खास नहीं, मेरे मसाइल पूछे, फायदा पहुंचाया और ये कहकर रुखसत कर दिया कि पाशा को कह देना कि मैं सारी रात उसके साथ रही हूँ। पाशा बोला, भाभी से बात हुई? वो बोली, बस मुसाफा किया था, वरना तो मुझे देखते ही उसकी हालत ऐसी हो गई थी गोया उसने मौत देख ली हो। आंखों में आंसू, कपकपाते होंठ, यकीन मानो मुझे तो तरस आ रहा था उसकी हालत देखकर। किसी की मोहब्बत में यूं पागल हो जाना बेवकूफी ही तो है, चाहे मर्द कबीर दादा जैसा ही क्यों ना हो। पाशा ने फौरन फिक्रे की तस्वीर की। पाशा बोला, अदाकारी कर रही थी कमीनी। मेरा मतलब कमीनी भाभी। पाशा ने फौरन फिक्रे की तस्वीर की। निग्गी बोली, अगर अदाकारी थी तो ऑस्कर अवार्ड का हक बनता है उसका। मुझ जैसी मंजी हुई अदाकारा भी ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखा सकती। पाशा ने मुंह बनाया, बोला, तुम भी कबीर दादा की तरह उसकी मासूमियत से मुतासिर हो गई। वो बोली, वो है ही मासूम, साफ गो और सीधी साधी, तासुरात छुपाना उसे आता ही नहीं है, वरना एक गैर लड़की के सामने यूं ना करती। पाशा बोला, उसकी हालत देखकर कबीर दादा ने क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया? निग्गी बोली, खोया खोया गुमसुम लग रहा था। उसे कमरे से चले जाने का खुद कह दिया। उसके जाते ही कभी दरवाजे को घूरने लगता, कभी छत को। मुझ जैसी लड़की गोया उसे नजर ही नहीं आ रही थी। हालांकि पैसे वाले मुझे एक रात के 15 से 20 लाख हंसी खुशी अदा करने पर राजी हो जाते हैं। रात के रसिया ने विस्की के भरे हुए ग्लास को हाथ तक नहीं लगाया और फिर उससे ज्यादा देर सब्र न हो सका। तुम्हारे सामने गलत बयानी करने के एवज 3 ड्रामों में मरकजी किरदार हासिल करवा के दिया और रुखसत कर दिया। पाशा बोला, गोया मेरा अंदाजा गलत नहीं था। निग्गी साफ गोई से बोली, सच कहूं तो तुम अभी तक कबीर दादा की हालत का अंदाजा ही नहीं लगा पाए। उसने चंद लम्हे मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त किया, वरना वो कभी भी उसकी आंखों में आंसू ना आने देता। गहरा सांस लेते हुए पाशा ने कहा, जानता हूँ, कबीर दादा के नजदीक मेरी हैसियत छोटे भाई की सी है और यही वजह है कि मैं उन्हें बर्बाद होते नहीं देख सकता। वो मासूम कमीनी भाभी उन्हें बर्बाद कर देगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो बोली, बात बढ़ गई है पाशा, अब इस मसले का सादा हल यही है कि कबीर दादा को उसके हाल पर छोड़ दो। पाशा बोला, नहीं, एक और हल भी है। उसने हाथ में थामे ग्लास से बाकी मांदा शराब हलक में उंडेली और जाने के इरादे से खड़ा हो गया। वो उसकी तकलीद में उठते हुए बोली, अगर ये सोच रहे हो कि किसी खूबसूरत लड़की को भेजकर कबीर दादा के दिल से उसकी मोहब्बत निकाल दोगे तो गलती पर हो। पाशा ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो भी उसे रुखसत करने साथ चल पड़ी। ड्राइंग रूम के दरवाजे के साथ रुकते हुए पाशा पीछे मुड़ा। वैसे क्या ख्याल है, अगर वो मासूम कमीनी डायन भाभी न रहे तो कबीर दादा कितने दिनों में संभल जाएंगे? निग्गी हकला गई, का क्या मतलब? पाशा हंसा, बोला, अब मौत तो किसी को किसी भी वक्त आ सकती है ना। निग्गी बोली, अगर कबीर दादा को मालूम हो गया कि उसका कातिल कौन है तब? यकीनन वो तनावुश की मौत के हक में नहीं थी। वो मासूम गुड़िया सी लड़की उसे भी बहुत प्यारी लगी। पाशा तयक्कुन से बोला, ज्यादा अरसे खफा नहीं रह सकेंगे, खासकर उस सूरत में जब उन्हें अच्छी तरह मालूम होगा कि ये कदम उनकी बेहतरी के लिए उठाया गया है। निग्गी वाज़े मुखालिफत न कर सकी, बोली, कोई और हल? पाशा बोला, मैं फजूल सोचों में दिमाग नहीं थकाता। ये कहते हुए वो चल पड़ा। कार का दरवाजा खोलते हुए वो एक बार फिर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, और हाँ, अगर कबीर दादा को ये बात उस कमीनी लड़की की मौत से पहले मालूम हो गई तब भी एक लड़की मरेगी जरूर। अब ये खुद सोच लेना कि किस लड़की की जान तुम्हारे लिए कीमती है। उसके जवाब का इंतजार किए बगैर ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने कार आगे बढ़ा दी। वहां वो अपने मुहाफिजों और ड्राइवर के बगैर ही आया था, क्योंकि कबीर दादा के मामले में वो अपने आदमियों पर भरोसा नहीं कर सकता था। निग्गी परेशान नजरों से उसे घूरती रह गई। तनावुश को बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसके नजदीक अपनी जान तनावुश से कई गुना अहम थी, बल्कि अपनी जान का किसी दूसरे के साथ तकाबुल करना एक मजाक ही तो था। एसपी जमीर हुसैन, नौशाद आफरीदी और अखलाक हुसैन को गुज़श्ता दिन कबीर दादा से होने वाली मुलाकात की तफसील बताते हुए आखिर में कह रहा था, जल्द से जल्द उसे लगाम डालने की करो, वरना वो हम सबको बर्बाद कर देगा। नौशाद आफरीदी ने मुंह बनाया, इतना फन्ने खान भी नहीं है। एसपी बोला, आफरीदी साहब, बढ़ के मारने से काम नहीं बनता। उस दिन उसने एक हाथ से तुम्हें जमीन से उठाकर दीवार से लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से शहाब कसूरी और बाबर हयात ने तुम्हें उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया था। नौशाद आफरीदी खिसियाते हुए बोला, मैं तो बस ये कह रहा था कि उससे डरने की जरूरत नहीं। एसपी बगैर लगी लिपटी बोला, तो किससे डरें? शाह साहब को उसकी रखेल से माफी मांगने का मशवरा तो तुमने भी दिया। एक गैंग का सरबराह स्कूल की लड़की से माजरत करता फिर रहा है, क्या ये कबीर दादा के डर की वजह से नहीं था? नौशाद आफरीदी ने दांत पीसते हुए कहा, उसका हिसाब कबीर दादा के जिम्मे बकाया है। एसपी बोला, तुम लोग बस जबानी जमा खर्च करते रहना और वो मनमानियां करता रहेगा।
शमशेर दादा शहाब कसूरी को बड़ा बांट गया था। वो खुद कबीर दादा के सामने भीगी बिल्ली बना होता है। खामोश बैठे अखलाक हुसैन ने जबान खोली तो क्या करें? एसपी ने सर पीटा। यही मेरा सवाल है। एक और शमशेर दादा के इस्तकबाल के लिए तैयार रहो। तुम्हारी आमदन का आधा हिस्सा बगैर किसी मेहनत के उसकी जेब में जाएगा। उसे पूछे बगैर कोई नया धंधा शुरू नहीं कर सकोगे। और याद रखना, ये जो स्कूल की छोकरी है ना, तुम्हारी बेगमात उसके सामने हाथ बांधे खड़ी दिखाई देंगी और उसकी आमद पर हमें कुर्सी छोड़कर खड़ा होना पड़ेगा। नौशाद आफरीदी तपते हुए बोला, वो तो बस मेरे बिस्तर की जीनत बनेगी। एसपी इस्तेज़ाई अंदाज में बोला, इतनी जुर्रत है किसी में कि उसे छू सके? नौशाद आफरीदी शाकी हुआ, बोला, यार तुम मुसलसल हमारी तौहीन में लगे हो। एसपी अस्बात में चीखा, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा खैर खां हूं। मैं तुम्हारी और अपनी आजादी चाहता हूं। एसपी होने के बावजूद थानेदार मुझसे ज्यादा कबीर दादा से खौफ खाते हैं। मुझे ये फिक्र खाई जा रही है कि जल्द से जल्द उसका बंदोबस्त न किया गया तो हमारा क्या बनेगा। अखलाक हुसैन ने मशवरा दिया, अगर काशिफ राजपूत और पाशा को साथ मिला लें तो उससे मुकाबला करना मुश्किल नहीं रहेगा। एसपी बोला, ख्वाब देखना बंद कर दो। कबीर दादा की तरफ चलने वाली गोली के सामने पाशा अपना सीना तानने से भी नहीं हटेगा। काशिफ राजपूत को भी उससे तोड़ना मुश्किल है। वो बहुत पुराने दोस्त हैं और कबीर दादा से जो खतरात हमें महसूस हो रहे हैं उसमें काशिफ राजपूत और बहराम पाशा के फायदे पोशीदा हैं। वो कभी भी उसके खिलाफ नहीं होंगे। अखलाक हुसैन अपनी बात पर कायम था। बोला, अगर पाशा को सरबराही का लालच दिया जाए तो? इक्तदार का लालच तो बेटे के हाथों बाप का कत्ल करवा देता है। एसपी बोला, इक्तदार है किसके पास जो पाशा को लालच दिया जाए? कबीर दादा सिर्फ लड़ाई भिड़ाई का माहिर नहीं है, लूमड़ की तरह चालाक भी है। अपने गैंग में मौजूद ताकतवर आदमी को उसने बगैर देर लगाए अलहदा गैंग बनाकर दे दिया। गो पाशा जिस्मानी लड़ाई में उससे कमतर है, मगर कबीर दादा जानता है कि एक दिन वो पाशा से कमजोर हो जाएगा और उस वक्त शायद पाशा इक्तदार की हवस में उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसलिए उसने पहले से इस खतरे का सद्देबाब भी कर दिया और पाशा को मजीद जेरे बार भी कर दिया। अखलाक हुसैन ने अपनी बात की वजाहत की। बोला, मेरा मतलब है हम पाशा को कह सकते हैं कि कबीर दादा के खात्मे के बाद हम तमाम उसे शहाब कसूरी की जगह सरबराह बना लेंगे। एसपी बोला, और वो हमारी बात पर यकीन कर लेगा? अकल के दुश्मन हम यहाँ 3 सरबराह बैठे हैं, पाशा हम 3 पर तो यकीन करके कबीर दादा के खिलाफ महाज में शामिल नहीं होगा ना? अखलाक हुसैन ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। बोला, तुम्हारा मतलब है हम बाकियों को साथ मिलाना पड़ेगा? एसपी ने इस बात में सर हिलाया। बोला, हाँ, मगर पाशा किसी सूरत कबीर दादा के खिलाफ काम नहीं करेगा, उल्टा हमारा भांडा फोड़ देगा। नौशाद आफरीदी ने कई बार दिया हुआ मशवरा दोहराया। बोला, आखिर तुम लोग शमशेर दादा को बुलाने की कोशिश क्यों नहीं करते? एसपी ने मुंह बनाया। बोला, क्या कहकर बुलाओगे कि कबीर दादा ने अखलाक हुसैन शाह की तौहीन की है और वो यहाँ आकर कबीर दादा को कत्ल करके चला जाए? नौशाद आफरीदी ने अपने मशवरे की तायद में दलील दी। बोला, उसके साथ ये भी कि वो शहाब कसूरी की जगह लेना चाहता है। जब तमाम उसके खिलाफ गवाही देंगे तो यकीनन शमशेर दादा उसे सजा सुनाए बगैर नहीं टलेगा। एसपी ने हकायक का पटारा खोला। कौन से तमाम उसके खिलाफ गवाही देंगे? ज्यादा से ज्यादा अगर सारे मुत्तफिक हो सकते हैं तो इस बात पर कि कबीर दादा ने शाहजी के साथ ज्यादती की है, वरना फसीउद्दीन उर्फ फासी हद छुट के साथ कबीर दादा की अच्छी खासी तू मैं हुई है, मगर वो कभी कबीर दादा के खिलाफ इस हद तक जाने को तैयार नहीं कि उसे कत्ल कर दिया जाए। तुम लोगों के कायम किए हुए मुकदमे पर बहुत हुआ तो शमशेर दादा उसे तंबीह कर देगा। हमारा मसला फिर हल होता नजर नहीं आता। खासकर तुम दोनों तो यूं ही उसकी रखेल पर रालें टपकाते रह जाओगे। अखलाक हुसैन बोला, यार तुम्हारी बातें दिल को लग रही हैं और हमारी अक्ल तो इस मामले में जवाब दे गई है। समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। उसने शिकस्त तस्लीम करने में आफियत समझी। नौशाद आफरीदी का बेबसी के असरात से पुर चेहरा भी उससे मुत्तफिक नजर आ रहा था। एसपी बोला, मैं जानता था आखिर यही सुनने को मिलेगा, लेकिन मैं तुम दोनों की तरह सोया हुआ नहीं हूँ। मुझे फिक्र है और उसकी रखेल की आमद से पहले ही मुझे कबीर दादा खल रहा है और अब उसने ऐसे मौके फराहम कर दिए हैं कि हम उसे मजीद उलझा सकें। याद रखना, चालाक, अय्यार और ताकतवर मर्द भी अगर मार खाता है तो किसी नाजुक अंदाम औरत के हाथों। प्यार, मोहब्बत और इश्क वगैरह ऐसी लाइलाज बीमारी है जो इंसान की सलाहियतों का बेड़ा गर्क कर देती है। उसके सोचने समझने की सलाहियतें बस उसी शख्सियत के गिर्द घूमती रहती हैं जिससे वो प्यार करता है। और खुश हो जाओ कि कबीर दादा को ये बीमारी लग गई है। वो छोटी सी छोकरी उस खबीस के आसाब पर सवार हो गई है। इस मामले में उसका चहीता पाशा भी बहुत परेशान है। शाहजी के यहाँ पार्टी के मौके पर मेरे आदमी ने पाशा और काशिफ राजपूत की बातें सुनी हैं। पाशा का मौकिफ इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है। वो कबीर दादा को उस छोकरी से दूर करने की कोशिश में है। गुज़श्ता रात कबीर दादा की पुरानी मंसूर नजर निग्गी भी उसकी कोठी में जाती देखी गई।
लेकिन 1 घंटे के बाद ही वो वापस जा रही थी। चाहे उसकी आमद का जो भी मकसद हो, मगर कबीर दादा निग्गी जैसी लड़की के साथ रात गुजारे बगैर उसे न जाने देता। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो खबीस उस छोकरी पर बुरी तरह फरिफ्ता है और उसकी इसी कमजोरी को हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों बैक जबान मुस्तफसिर हुए। कैसे? एसपी फखरिया लहजे में बोला, इस कैसे की तलाश में जाने कब से उस खबीस की निगरानी करवा रहा हूँ। यकीनन उस पर हाथ डालना निहायत मुश्किल था, लेकिन अब उसने खुद ही ये मौका फराहम कर दिया है। अगर ये रखेल उसकी जिंदगी में न आती तो शायद मैं ये मंसूबा न बना पाता। नौशाद ने बेसब्री का इजहार किया, अब फूट भी दो। अखलाक हुसैन भी इश्तियाक आमेज नजरों से एसपी को देख रहा था। एसपी बोला, क्या तुम दोनों जानते हो कि फसीहुद्दीन शमशेर दादा का मामूजाद भाई है? अखलाक हुसैन बोला, इतना तो मालूम था कि फसीहुद्दीन शमशेर दादा का रिश्तेदार है, मगर रिश्ते की नौयत जानने की जहमत मैंने कभी नहीं की। नौशाद ने भी इस बात में सर हिलाते हुए अखलाक से इत्तेफाक किया। एसपी बोला, चलो मैंने बता दिया है ना। अब मंसूबा यह है कि अगर कबीर दादा फसीहुद्दीन को अपनी रखेल की वजह से कत्ल कर देता है तो हमें शमशेर दादा को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उस तक ये इत्तला पहुंचाने ही से मसला हल हो जाएगा। अखलाक हुसैन बोला, बहुत अच्छी सोच है, मगर ये होगा कैसे? यूं ही खामखा तो कबीर दादा इतना बड़ा कदम नहीं उठाने वाला। एसपी मानी खेज अंदाज में बोला, अगर फसीहुद्दीन उसकी लाडली को अगवा करके उसके साथ रंगरलियां मना रहा हो और कबीर दादा इन मौके पर पहुंच जाए तो अंदाजा लगाओ क्या होगा। नौशाद ने कहा, सवाल था कि ये होगा कैसे? एसपी बोला, फसीहुद्दीन और फांसी हाथ छुट हर शब इतवार अपनी एक मखसूस कोठी में गुजारता है। वो उसका खुफिया अय्याशी का अड्डा है। रात के 8 बजे ही वो वहां पहुंच जाता है। उसके खास आदमी ने वहां पहले से एक खूबसूरत लड़की पहुंचाई होती है। पिछले चंद बरसों में उसने एक इतवार की शब भी नागा नहीं किया। अखलाक और आफरीदी अभी तक उसकी बात नहीं समझे थे। बोले तो? एसपी बोला, अगर कबीर दादा की रखेल को फसीहुद्दीन की कोठी में पहुंचा दिया जाए और फिर कबीर दादा को मुत्तला कर दिया जाए कि उसकी चमक छल्लो इस वक्त कहां और किस हाल में है। उसने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। अखलाक हुसैन जल्ला कर बोला, यार पुलसिए, मैं दीवार को टक्कर मार दूंगा। इतना सस्पेंस फैलाने की बजाय अगर मुकम्मल मंसूबा एक बार बयान कर दो तो शायद हमारे दिमागों पर इतना बोझ न पड़े। एसपी ने जोरदार कहा लगाते हुए कहा, अच्छा सुनो, कबीर दादा की लाडली हर दूसरे तीसरे दिन कबीर दादा के घर से निकलने के बाद माँ को मिलने अपने घर जाती है और उसकी आमद से पहले वापस आ जाती है। घर जाते हुए उसके हमरा सिर्फ ड्राइवर ही होता है, वो भी उसे घर छोड़कर वापस आ जाता है। उस वक्त उसे अगवा करके फसीहुद्दीन के अय्याशी के अड्डे पर पहुंचाना निहायत आसान होगा। नौशाद आफरीदी ने कता कलामी की। बोला, जरूरी तो नहीं कि वो हफ्ते के दिन माँ को मिलने जाए। एसपी ने खुशमगी नजरों से उसे घूरा। बोला, क्या मेरी बात मुकम्मल हो गई? नौशाद ने फौरन हाथ बुलंद करके गलती तस्लीम की। बोला, माजरत। एसपी बोला, खैर मेरा कहने का मतलब है वो कभी तो हफ्ते के दिन जाएगी, हम उसी दिन मंसूबा तय कर लेंगे, और अगर तुम दोनों से सब्र नहीं हो सकता तो इस हफ्ते को उसकी माँ से कॉल करवा कर भी उसे बुलवाया जा सकता है। अब उसकी माँ को कैसे मजबूर किया जाए यकीनन इस बारे में तुम्हें मालूम होगा, या ये भी बता दूं? अखलाक हुसैन ने कहा, समझ गए, आगे चले। नौशाद ने भी इस बात में सर हिला दिया। एसपी बोला, बस उस रखेल के मोबाइल फोन से कबीर दादा को मैसेज कर देंगे कि वो रात को जरा देर से लौटेगी, ताकि कबीर दादा वक्त से पहले ही ना भागता फिरे, और जिस वक्त फांसी साहब कोठी में दाखिल हो जाएगा तब कबीर दादा को कॉल करके बताया जाएगा कि उसकी लैला अगवा हो चुकी है। अगवा करने वाले का नाम और मकसद क्या है और वो किस जगह मौजूद है, बाकी का काम वो खबीस खुद करता रहेगा। एसपी ने मुकम्मल मंसूबा उनके सामने रख दिया। नौशाद ने स्कूल के बच्चों की तरह हाथ उठाया, एक सवाल है, और एसपी उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। यकीनन इससे पहले फसीहुद्दीन के पास पहुंचाई जाने वाली लड़कियां अपनी मर्जी से और मुंह मांगा मुआवजा वसूल करके वहां आती होंगी। क्या एक बंधी हुई लड़की को देखकर वो हैरान नहीं होगा? अब ये तो नामुमकिन है कि कबीर दादा की रखेल उसे देखते ही हंसती मुस्कुराती उसके गले लग जाए। अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं जरूर उसे अगवा करवाने की कोशिश करता। हम जितना भी उसकी किरदार कुशी करें, मगर हकीकत तो ये है कि वो एक घरेलू सादा और मासूम सी लड़की है। शाजी के घर में होने वाली तकरीब में उसका भरपूर जायजा ले चुका हूँ। पूरी तकरीब में मैंने उसे किसी गैर मर्द से बात करते तो कुजा सिर्फ मुतवज्जे होते भी नहीं देखा। इसी तरह फसीहुद्दीन फांसी हद छुट के नाम से मशहूर है और अच्छा खासा लड़ाका है। क्या ये मुमकिन नहीं कि वो कबीर दादा ही को पछाड़ दे? एसपी बोला, दुनिया बहुत तरक्की कर गई है आफरीदी साहब, आजकल ऐसे नशे का हुसूल कोई मुश्किल काम नहीं जो आदमी को बज़ाहिर होश में रखते हुए भी माहौल का इदराक नहीं होने देता। और शराब की खाली बोतल और ग्लास मेज पर रखकर फसीहुद्दीन को ये तासुर दिया जा सकता है कि उसकी आमद से पहले लड़की ने काफी शराब नोशी की है, इसलिए होशमंदी की बातें नहीं कर रही। बाकी फसीहुद्दीन ने उसे कारोबार के मशवरों के लिए तो तलब नहीं किया कि उसकी होशमंदी से कोई गरज रखे। और जहां तक फसीहुद्दीन के कबीर दादा से टकराने का मसला है तो उस जैसे 10 के लिए भी कबीर दादा काफी है।
फांसी हथछुट वो छोटे मोटे गुंडों के लिए है। कबीर दादा के लिए वो कमसिन बच्चे जितनी अहमियत रखता है। सच कहूं तो कबीर दादा को अगर कोई काबू कर सकता है तो वो शमशेर दादा है और कोई नहीं। नौशाद ने मुंह बनाया। भाड़ में जाए कबीर दादा। तुम ये बताओ, अगर फसीउद्दीन ने उसकी रखेल को पहचान लिया फिर भी मुश्किल हो जाएगी। क्या वो सोचेगा नहीं कबीर दादा की रखेल का वहां क्या काम? एसपी इत्मीनान से बोला, मेरा ख्याल है फसीउद्दीन ने अब तक उसे नहीं देखा। शाहजी के घर तकरीब में भी उसकी बीवी अकेली आई थी। उसने किसी काम की वजह से आने से माजरत कर ली और फर्ज किया उसने कभी देखा भी हो तो सरसरी नजर डाली होगी। यूं भी उस रखेल ने अपना जिस्म यूं ढांपा होता है जैसे अभी नमाज पढ़कर आ रही हो, और ऐसी लड़की जब बेलिबास बिस्तर पर पड़ी होगी तो फसीउद्दीन बेचारे को कौन सी मुशाबहत मशकूक करेगी। नौशाद के सवालात जारी रहे। बोला, फसीउद्दीन के लिए जो दल्लाल लड़कियां सप्लाई करता है उसका क्या? एसपी बोला, वो दल्लाल नहीं दल्लाला है, और लड़की को मतलूबा कोठी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिस आदमी को मिली है उसे खरीदना एक एसपी के लिए चिंता दुश्वार नहीं। नौशाद बोला, वो बाद में भांडा भी तो फोड़ सकता है। वो छोटी जुजियात को भी नजरअंदाज नहीं कर रहा था कि मामला कबीर दादा जैसे मूजी का था। एसपी बोला, सही कहा, ऐसे आदमी कभी कभार मसाइल खड़े कर देते हैं अगर जिंदा रहें तो। आखिर में नौशाद अफरीदी को तहसीन आमेज लहजे में कहना पड़ा, क्या सारे एसपी ऐसे ही होते हैं? एसपी जमीर हुसैन फखरिया लहजे में बोला, अगर सारे ऐसे होते तो उन्होंने भी अपने गैंग बना रखे होते। अखलाक हुसैन ने मज़ाहिया अंदाज में पूछा, वैसे तुमने फसीउद्दीन और कबीर दादा के मुताल्लिक इतनी मालूमात जमा कर रखी हैं, क्या बाकियों के बारे में भी इतने ही बाखबर रहते हो? एसपी ने कहकहा लगाया। बोला, अगर बाखबर ना होता तो ये कैसे मालूम होता कि तुम दोनों कबीर दादा की रखेल पर बुरी तरह फरिफ्ता हो? वो दोनों उसके साथ हंस पड़े। एसपी बोला, मजीद कोई सवाल? उसका अंदाज उन्हें तहरीक देने वाला था, मगर हकीकत यही थी कि उन्हें वो मंसूबा मुकम्मल तौर पर काबिल अमल लग रहा था। दोनों का सर नफी में हिल गया। एसपी बोला, तो इस सनीचर को मंसूबे पर अमल किया जाएगा या इंतजार करोगे कि वो चमक छलो कब हफ्ते के दिन घर जाती है? अखलाक हुसैन ने फैसला कुन लहजे में कहा, इंतजार नाम की चीज हमारे पास नहीं है। नौशाद अफरीदी भी उससे मुत्तफिक नजर आ रहा था, जबकि एसपी भी कब से कबीर दादा की जड़ काटने के मंसूबों में जुड़ा हुआ था। वो मंसूबा हर लिहाज से मुकम्मल था। एसपी ने कोई कजिया भी फरोगजाश्त नहीं होने दिया था। वो मिलकर कार्रवाई की तरतीब तय करते हुए मंसूबे को हतमी शक्ल देने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।